Very good evening to all our viewers and thanks so much for staying with us here on India Today. I'm Chaiti Narula with all the top stories. First up, we're cutting straight across to Prime Minister Narendra Modi's rally live right now in Jalpaiguri in West Bengal. Let's listen in. भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं जलपेश धाम की इस पवित्र धरती पर भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूं। ये भूमि राजवंशी समाज, हमारी जनजातियों के लिए काम करने वाले, यहां की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, ऐसे ठाकुर पंचानन वर्मा की कर्मस्थली रही है। ये धरती नेपाली भाषा के आदि कवि भानुभक्त आचार्य की भी कर्मस्थली है, जिन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया है। देश के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास से जुड़े ऐसे हर महान व्यक्तित्व को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अब से थोड़ी देर पहले करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फलाकाता सलसलाबाड़ी नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे सिलीगुड़ी आने जाने के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जलपाईगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की रेलवे और हवाई सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, आपका जीवन आसान बनाने के लिए इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। यहां नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को जोड़ने वाले एशियन हाईवे नंबर 2 और नंबर 48 समेत हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इन पर भी काम जारी है। भाइयों और बहनों, आज आपकी दशकों पुरानी और एक मांग पूरी हुई है। थोड़ी देर पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट की जयपालगुड़ी खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। यह खंडपीठ के लिए जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, कूच बिहार और इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपको हाईकोर्ट से जुड़े अपने मामलों के लिए कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। यहीं जलपाईगुड़ी में ही आपको समाधान मिलेगा। मैं विशेष रूप से यहां के बार एसोसिएशन को, यहां के वकीलों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके कारण समय की बचत तो होगी ही, आपका पैसा भी बचेगा। साथियों, ये खंडपीठ इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस हो या तृणमूल हो या फिर वाम दल, आपकी परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो खंडपीठ आज आपको मिली है, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने करीब करीब 20 साल पहले पहला कदम उठाया था।
13-14 साल पहले इसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी। इतने वर्ष पहले मंजूर किए जाने के बाद आपका ये सपना अब साकार हुआ है। यहां संवेदनहीन सरकारों को एहसास ही नहीं कि एक गरीब को छोटे छोटे केस के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य की सरकार को लिखा जाता रहा, लेकिन उस विषय को लटकाती रही। साथियों, नॉर्थ बंगाल का मेरा एक खास रिश्ता भी है और ये रिश्ता आपको भी मालूम है, ये रिश्ता चाय का रिश्ता है। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है। और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। साथियों, हमारा ये जलपाईगुड़ी, ये पूरा उत्तर बंगाल 3T के लिए, 3T के लिए फेमस है। टी, टिम्बर और टूरिज्म, इन तीनों को ही बेरुखी का शिकार होना पड़ा है। चाहे कोलकाता में कम्युनिस्टों की सरकार रही हो या फिर कम्युनिस्ट पार्ट 2 यानी टीएमसी की सरकार रही हो। इस पूरे क्षेत्र के संतुलित विकास पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। भाइयों और बहनों, केंद्र की एनडीए सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास ये नियत भी है और नीति भी इसी पर चलती है। यही कारण है कि यहां के बंद पड़े चाय बागानों को हमारी सरकार ने खुलवाया है। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के, मजदूरों के बैंकों में खाते खुलवाए हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसमें तो मजदूर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। ऐसी योजना
आजादी के इतिहास में कभी नहीं आई। अब चाय के बागान में काम करने वाले बहन भाइयों को या फिर और प्रकार की मजदूरी करने वालों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के 40-42 करोड़ असंगठित मजदूर भाइयों बहनों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। जो महीने में 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमाता है, 15,000 रुपये से कम कमाता है, ऐसा हर मजदूर, हर मेरा श्रमिक भाई बहन इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए औसतन 100 रुपये का अंशदान हर महीने देना होगा और जितना अंशदान मेरे मजदूर भाई बहन देंगे उतना ही केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में डालेगी। यानी अगर कोई 100 रुपये जमा करा रहा है तो 100 रुपये भारत सरकार भी उसमें डालेगी। साथियों, आज हमारी सरकार गरीब को हर वो सुविधा देने का प्रयास कर रही है जो पहले उनकी पहुंच से ही बाहर हुआ करती थी। हमारी सरकार 1 रुपया प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी चला रही है। इससे से गरीब का 2-2 लाख रुपए तक का बीमा सुनिश्चित हुआ है। संकट की घड़ी में ये बीमा गरीबों के बहुत काम आ रहा है। उन 2 योजनाओं के तहत अब तक 3,200 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम क्लेम राशि ऐसे गरीबों को संकट के समय दे दी गई है। भाइयों और बहनों, ये बीमा योजनाएं केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से ही शुरू की थी। मैं कोलकाता आया था और यहीं प्रारंभ किया था। अब तक देश के 21 करोड़ गरीब इससे जुड़ चुके हैं। मेरा यहां के लोगों से भी आग्रह है कि अगर आप इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं, अवश्य जुड़िए। साथियों, जो सस्ता राशन आपको मिल रहा है, मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली से भारत सरकार कर रही है, वो भेज रही है। इसी तरह गरीबों को पश्चिम बंगाल में 23 लाख से ज्यादा और यहां जलपाईगुड़ी में 65,000 से ज्यादा पक्के घर मिल चुके हैं और जिसमें से अनेक लाभार्थी आज मेरे सामने यहां मौजूद हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के पास भी उनका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतना तो वह आशा करे कि ना करे?
हमने ठान के रखी है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, अभी 3 साल बाकी है, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा। यही आपके इलाके में 65,000 मकान बनकर के चाबी दे दी, औरों को भी ये मिलने वाला है, ये मैं आज आपके बीच आकर के विश्वास दिलाता। साथियों, पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के नाम पर जिनको आपने सत्ता दी, जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना बना लिया है। आज स्थिति है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दादागिरी किसी और की चल रही है। शासन टीएमसी के जगाई और मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की इस सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर बिचौलियों के अधिकार है, दलालों के अधिकार है। दीदी दिल्ली जाने के लिए परेशान है और बंगाल के गरीब और मध्यम वर्ग को सिंडिकेट के गठबंधन से लूटने के लिए छोड़ दिया है। आप तो सिंडिकेट को बराबर जानते हो ना, सिंडिकेट के जुल्म को भी जानते हो ना। ये सिंडिकेट से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, आप मुझे बताइए कि ये जगाई मधाई का ये गठजोड़ ये अब खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जो दशकों से चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल के युवाओं को खून खराबे से आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, यहां पड़ोस में त्रिपुरा नाम का राज्य है। वहां कम्युनिस्टों का झंडा लहरता था। भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के अंदर उस लाल झंडे को गाड़ दिया और वहां सुख शांति का सूरज उगाया, निकल आया। जो त्रिपुरा में हुआ वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। आप सभी के सहयोग से सही मायने में सबका साथ सबका विकास पश्चिम बंगाल में आना वाला है और जगाई मधाई इसका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी के इस निजाम से लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन दहाड़े धरने पर बैठ जाए। लुटेरों की रक्षा के लिए, बेईमानी करने वालों की रक्षा के लिए, गरीबों को बर्बाद करने वालों की रक्षा करने के लिए। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने विदेश में रंगभेद के खिलाफ
विदेशी लोगों के हक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ सत्याग्रह किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में रहकर लोगों को जोड़ा और मुश्किल में फंसे भारतीयों के लिए आंदोलन किया। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। पश्चिम बंगाल की बहन बेटियां, मजदूर कामगार, करोड़ों लोग आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लूट जाने की वजह से प्राण त्याग दिए। उनके परिवार वाले आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं चिट फंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई है? क्यों जिन लोगों पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है उनके लिए धरना दे रही है? साथियों, मैं शारदा, नारदा, रोजवैली की ये ठगी के शिकार हर परिवार को विश्वास दिलाने आया हूं कि चौकीदार इनको छोड़ेगा नहीं। चाहे वो लुटेरा हो या फिर लुटेरों का संरक्षक, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये कितनी भी संख्या में आकर धरना दे दे, कितने भी नेता जुटा ले, गरीबों को लूटने वालों का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मैं चिट फंड घोटालों के एक एक पीड़ित को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपको इस स्थिति में पहुंचाने वालों को कानून के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज कोलकाता को भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को उनके लिए मंच बना दिया गया है। मैं कोलकाता में मंच बनाकर मोदी मोदी बोलने वाले हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को कवर देने के लिए आप कहां कहां धरना देंगे। साथियों, आज हर उस व्यक्ति को मोदी से कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। हम गरीब को लूटने वाले, देश की सेना को धोखे देने वाले राजदारों को विदेशों से उठाकर ला रहे हैं और ये उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं महामिलावट से जुटे सभी दलों को कहना चाहता हूं, दलालों, बिचौलियों और धोखेबाजों को बचाने के आपके प्रयास मोदी कभी सफल नहीं होने देगा। साथियों, कल मैं लोकसभा में देख रहा था कि जैसे ही मैंने महामिलावट कहा, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, चेहरे लटक गए, हंसी छिप गई। जब जब देश को इनकी सच्चाई बताओ, ये ऐसे ही हंगामा करते रहे। भाइयों और बहनों, ये महामिलावट एक ऐसा घालमेल है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है,
देश के लिए कोई विजन नहीं है। अब आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है। लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब दीदी की धुन में मस्त है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में अजीब सी स्थिति बन गई है। यहां की सरकार देश भर से आए ऐसे लोगों का स्वागत करती है जिन पर गंभीर आरोप है। यहां की सरकार घुसपैठियों का भी स्वागत करती है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के नेताओं को रोका जाता है। उस दल के नेताओं को रोका जाता है जिसके मूल में स्वामी विवेकानंद के मूल्य है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद का संकल्प है। भाई और बहनों, असल में रैलियों की रोक-टोक, हेलीकॉप्टर के उतरने में आनाकानी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले, ये सभी कुछ तृणमूल की जमीन खिसकने और उसके बौखला जाने के संकेत है। पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों से टकराने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये अपनी मनमानी करते रहे। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। साथियों, देश में लोकतंत्र है जो पश्चिम बंगाल पर भी लागू होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता धमकियों से नहीं डरता। अगर हिंसा से बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाते तो 2 सांसद वाली पार्टी आज पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना पाती और देश के अधिकतर राज्यों में सरकार हम न बना पाते। हाल में हुए पंचायत के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है। अब हिंसा की पराकाष्ठा कर दी गई थी, बूथ के बूथ लूट लिए गए थे, लेकिन फिर भी जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को भारी संख्या में जिताया। साथियों, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी कहना चाहता हूं, यहां के हर युवा साथी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपको अपने हक का इस्तेमाल करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लोकसभा चुनाव की व्यवस्था देश के चुनाव आयोग के नेतृत्व में होगी और सुरक्षा और निष्पक्षता की पूरी गारंटी इलेक्शन कमीशन देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार भी आपका एक वोट केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। साथियों, ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ही ताकत है जिससे देश के विकास को इतनी गति मिल रही है। दशकों से अटके हुए काम पूरे किए जा रहे हैं। आप सोचिए, 4.5 वर्ष पहले अगर आपने एक मजबूत सरकार के लिए वोट नहीं दिया होता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद आज भी नहीं सुलझ पाता। ये विवाद हमारी सरकार ने सुलझाया और आज इसका लाभ हजारों परिवारों को मिल पा रहा है। जिन लोगों को अभी थोड़ी परेशानी है तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई और बहनों, आज यहां जलपाईगुड़ी में मैं देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। ये विषय महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को अवसरों की समानता और महिलाओं को न्याय का है और ये विषय है 3 तलाक का। साथियों,
महिला अधिकारों पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस ने अपनी असली सच्चाई भी, अपना चेहरा देश के सामने खुला रख दिया है। तुष्टीकरण की अपीजमेंट के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, ये भी उसने कल फिर से पब्लिकली बयान कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने अब खुल करके कह दिया है कि वो 3 तलाक चलने देगी, मुस्लिम बेटियों की बर्बादी होने देगी, 3 तलाक को रोकने के कानून का विरोध करती और कहते हैं हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी ला करके जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने उन लाखों मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ अपनी सहमति जता दी है, उन्हें धोखा दिया है। जो 3 तलाक कानून के लिए बरसों से प्रदर्शन कर रही थी, मीडिया में आकर अपनी पीड़ा जता रही थी, कांग्रेस ने फिर दिखा दिया कि उसे सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है। जो तुरंत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। राजीव गांधी के समय शाहबानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी, अब वही गुनाह उसने कर दिया है। वो भूल गई है कि 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है, कितने संकटों से गुजरना होता है। मैं 2-3 दिन पहले ही मीडिया में आई एक मुस्लिम बेटी की कथा पढ़ रहा था। उस बेटी का 2009 में निकाह हुआ था। उसके बाद उसे 2 बार 3 तलाक झेलना पड़ा। उसे जो यातनाएं भुगतनी पड़ी वो सार्वजनिक रूप से बताना भी मेरे लिए मुश्किल है। इतनी पीड़ा हुई इस महिला को। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल की भी अनेक बहनों को इस तरह के अत्याचार से गुजरना पड़ा है। वो बरसों से 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी, जिसे हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद से गुजरने वाली कांग्रेस ने न सिर्फ 3 तलाक कानून को संसद में रोका, बल्कि उसे अब खत्म करने की भी बात करने लगी है। मैं आज यहां पश्चिम बंगाल में यहां की तृणमूल कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप तो एक महिला है, अरे आप तो साफ बताइए, आप क्यों 3 तलाक के कानून के आड़े खड़ी रही हो? आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए क्या वोट ज्यादा कीमती है कि मुस्लिम माताओं बहनों का अधिकार कीमती है? साथियों, ये लोग कुछ भी बोले, मैं देश की सभी मुस्लिम बहन बेटियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि 3 तलाक कानून को हटाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार इस नई खंडपीठ और बाकी विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आज पश्चिम बंगाल की धरती पर मेरी कुछ भावनाओं को भी प्रकट करना चाहता हूं। कभी हम बचपन में सोचा करते थे, ये नेताजी सुभाष बाबू में कौन सी ताकत है कि उन्होंने हिंदुस्तान की धरती के बाहर जाकर के भी इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का माजा क्या कारण है? हम कभी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल जाते हैं और वहां एक के बाद एक नाम पढ़ते हैं,
सभी बंगाल के युवा युवतियों के नाम पढ़ते हैं तो मन में होता था कि बंगाल की मिट्टी में वो कौन सी ताकत है कि आजादी के जंग में काली पानी की सजा के बाद भी आजादी के जंग में पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों के नाम देखे, फांसी के तख्त पर चढ़े हुए नाम देखे तो बंगाल के नौजवानों की सूची सामने आती है। एक के बाद एक ऐसे वीर नायक, मातृभूमि के लिए जीने मरने वाले। तब मन में होता था कि बंगाल की धरती में वो दम क्या है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है बंगाल का मतलब क्या होता है। दीदी के इतने जुल्म के बाद भी यहां कोई डरता नहीं है। इतनी हिंसा, अत्याचार, नौजवान बेटे बेटियों की हत्या के बावजूद भी ये जो ताकत आप दिखा रहे हैं, आपको देख करके मुझे पता चलता है कि नेताजी बाबू सुभाष बाबू बंगाल की धरती पर पैदा क्यों होते। ऐसे ही वीर आप हो, ऐसा ही सामर्थ्य आप में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमारी प्रेरणा है, आप हमारी ऊर्जा है, आप हमारी शक्ति है। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, मेरे लिए अद्भुत दृश्य था कि यहां खड़े सब लोगों ने अपने मोबाइल फोन की बैटरी लाइट चालू की और हेलीकॉप्टर का स्वागत किया, मेरा स्वागत किया। आपने आशीर्वाद दिए, अपनी अपनी मोबाइल फोन की बैटरी की लाइट चालू करा करके ऐसा दृश्य आपने बना दिया था। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहां एक रथ खड़ा है, ये रथ है भारत के लोगों के मन की बात। ये रथ बंगाल के गली मोहल्ले में जाएगा। आने वाले बीजेपी की सरकार जब बनेगी 2019 में, चुनाव के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो देश में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, कौन से फैसले लेने चाहिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, युवा के लिए क्या करना चाहिए, गांव के लिए क्या करना चाहिए, गरीब के लिए क्या करना चाहिए, शहर के लिए क्या करना चाहिए, हम आपसे सुझाव मांगने के लिए निकले हैं। ये रथ आपकी बात सुनने के लिए आया है। आप लिख करके उस पर रखिए, उसको पढ़ा जाएगा। उसमें से 2019 में भाजपा सरकार बनने के बाद फिर से दिल्ली में बैठने के बाद कौन से काम करने हैं वो हम आपको पूछ करके करना चाहते हैं। इसके लिए आज यहां रथ मौजूद है। ऐसे रथ पूरे पश्चिम बंगाल में घूमने वाले हैं। भाइयों बहनों, आपके इस ताकत को जो बंगाल की धरती पर नहीं आएगा ना, वो उसे पहचान नहीं पाएगा। और ये सल्तनत क्यों डरी हुई है, ये कोलकाता में बैठी हुई दीदी क्यों डरी हुई है, वो मोदी के कारण नहीं, आपके कारण डरी हुई है। ये आपका जुस्सा, आपका प्यार, इसके कारण डरी हुई है। भाइयों बहनों, बोले भंडारी की इस धरती से मैं आप सभी को, पूरे देश को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके अपने मोबाइल की बैटरी चालू करके भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने मोबाइल फोन की बैटरी चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल फोन की बैटरी चालू कीजिए, लाइट चालू कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देखिए कैमरा वाले अब आपकी फोटो ले रहे हैं। अद्भुत नजारा देख रहा हूं मैं, दूर दूर लाइट ही लाइट। ये कोलकाता में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा
ये नई ऊर्जा, नया प्रकाश निकल चुका है। दीदी का अत्याचारी शासन बचने वाला नहीं है। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। That was Prime Minister Narendra Modi in Jalpaiguri in West Bengal, right ahead of the 2019 elections. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.